हेलो एंड वेलकम टू वर्मास ऑनलाइन एकेडमी। दोस्तों, जेएसएससी लैब असिस्टेंट 2023 का एग्ज़ाम जो है वो कुछ ही दिन बचा हुआ है और इसी को ध्यान में रखते हुए फिजिक्स सब्जेक्ट से जुड़े हुए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को लेकर मैं आपके लिए आया हूं। दोस्तों, कुल 20 क्वेश्चंस के बारे में हम लोग आज के इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। कुछ ऐसे 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो फिजिक्स से जुड़े हुए होंगे, जेएसएससी लैब असिस्टेंट के सिलेबस पर आधारित है और एग्ज़ाम्स के दृष्टिकोण से जो है ये इम्पॉर्टेंट हो सकते हैं। ठीक है, और एक तरह का हिंट भी हम लोगों को मिलता है कि किस तरह का जो क्वेश्चन है ये लैब असिस्टेंट के एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं आज के इस वीडियो में। जो लोग आज के इस वीडियो के माध्यम से हमसे जुड़ रहे हैं और अगर आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल वर्मास ऑनलाइन एकेडमी को सब्सक्राइब कर लें, ताकि जितने भी आने वाले वीडियोज़ हैं इन सभी का अपडेट्स आपको समय समय पर मिलता रहे। तो शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। आज का जो हमारा पहला क्वेश्चन है वह है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए स्केलर क्वांटिटी। ठीक है, इनमें से कौन सा एक स्केलर क्वांटिटी है। ऑप्शंस दिया हुआ है हमारे पास फोर्स, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन और मास। ठीक है, आपको पता होगा दोस्तों कि फोर्स, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन ये तीनों जो है ये तीनों वेक्टर क्वांटिटीज़ कहलाते हैं। ठीक है, वेक्टर क्वांटिटी वो होता है जिसमें मैग्नीट्यूड के साथ साथ जो है डायरेक्शन भी होता है। ठीक है, दिए हुए ऑप्शंस में ये जो मास है ये एक स्केलर क्वांटिटी है। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए स्केलर क्वांटिटी, तो इसका आंसर होगा मास। ठीक है, मास जो है स्केलर क्वांटिटीज़ में हम लोग को पता है कि ये इसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है और मास इज द मेजर ऑफ अमाउंट ऑफ मैटर इन ऑब्जेक्ट। ठीक है, रिप्रेजेंटेड बाय ए पॉजिटिव स्केलर वैल्यू, आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 2 आता है, इन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन द एक्सेलरेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज डायरेक्टेड टूवर्ड्स द। ठीक है, कहा जा रहा है कि एक यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन हो रहा है। ठीक है, अब कहा जा रहा है कि द एक्सेलरेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज डायरेक्टेड टूवर्ड्स द। ठीक है, तो इसमें जो एक्सेलरेशन है ये किस तरफ जो है, ये इसका डायरेक्शन जो है ये किस तरफ होता है। ऑप्शन है हमारे पास टेंजेंशियल डायरेक्शन। ठीक है, ये टेंजेंशियल डायरेक्शन है। उसके बाद है सेंटर ऑफ द सर्किल, सेंटर ऑफ द सर्किल की तरफ है। तीसरा है परपेंडिकुलर टू द वेलोसिटी, वेलोसिटी के परपेंडिकुलर है। या चौथा है नन ऑफ द एबव। ठीक है, तो ये जो ऑप्शंस दिया हुआ है इसमें दिए हुए ऑप्शंस में ऑप्शन बी जो है सेंटर ऑफ द सर्किल, ये सही आंसर है। जो कोई भी एक यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन जब हो रहा होता है तो वहाँ पर एक्सेलरेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट जो है ये कभी भी सेंटर ऑफ द सर्किल के तरफ जो है इसका एक्सेलरेशन जो है ये किस तरफ होता है, तो उस सर्किल के सर्कुलर पाथ के जो सेंटर है इसके तरफ इसका एक्सेलरेशन होता है। ठीक है, आइए देख लेते हैं इसका एक्सप्लेनेशन। ठीक है, कहा जा रहा है कि इन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन द ऑब्जेक्ट एक्सेलरेशन इज ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द सर्किल रिजल्टिंग इन ए कांस्टेंट चेंज इन डायरेक्शन, और इसी के कारण इसका डायरेक्शन जो है ये हमेशा चेंज होते रहता है। ठीक है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में डायरेक्शन चेंज होते रहने का जो कारण है, आपको पता होगा कि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन जब हो रहा होता है तो इसका डायरेक्शन जो है हर एक इंस्टेंट में जो है ये चेंज होता रहता है। और ये कारण है, और ये किस कारण है, तो ये है क्योंकि इसका जो एक्सेलरेशन है ये टुवर्ड्स सेंटर ऑफ द सर्किल है। क्वेश्चन नंबर 3 आता है, विच लॉ ऑफ द मोशन स्टेट्स दैट फॉर एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। ठीक है, कहा जा रहा है कि कौन से लॉ ऑफ द मोशन में कहा गया है कि फॉर एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। ठीक है, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ, न्यूटन्स सेकेंड लॉ, न्यूटन्स थर्ड लॉ या कैपलर्स लॉ। ऑप्शंस है हमारे पास यहाँ पर ये 4। ठीक है, इसमें से दोस्तों आपको पता होगा कि न्यूटन्स थर्ड लॉ जो है ये क्या कहता है, फॉर एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। तो इसका आंसर जो है ये सिंपल है। न्यूटन्स थर्ड लॉ कहता है कि दैट एवरी एक्शन हैज़ इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन, मीनिंग दैट द फोर्सेस टू ऑब्जेक्ट्स एक्सर्ट इन ईच अदर आर ऑलवेज इक्वल। ठीक है, अगर दो ऑब्जेक्ट्स हैं और ये दोनों एक दूसरे के ऊपर फोर्स ये एक्सर्ट कर रहे हैं तो इन दोनों का फोर्स जो है, और अगर ये इक्विलिब्रियम में है तो इन दोनों का फोर्स जो है F1 और F2 ये दोनों इक्वल होंगे और ऑपोजिट डायरेक्शंस में होंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 कहता है, व्हाट इज द SI यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। ठीक है, इलेक्ट्रिक चार्ज का जो SI यूनिट है ये क्या है। ऑप्शन है हमारे पास वोल्ट, वॉट, एम्पियर या कूलम। ठीक है, तो वोल्ट जो है ये पोटेंशियल डिफरेंस या
जिसे हम लोग वोल्टेज कहते हैं, इसका एसआई यूनिट है। ठीक है, वाट जो है ये पावर का एसआई यूनिट है, पावर का एसआई यूनिट वाट है। एम्पियर जो है आपको पता होगा ये करंट का एसआई यूनिट है। ठीक है, कूलम जो है दोस्तों, कूलम ये इलेक्ट्रिक चार्ज का एसआई यूनिट है। ठीक है, तो चार्ज का जो एसआई यूनिट है ये क्या है, कूलम है। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि व्हाट इज़ द एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर होगा कूलम। ठीक है, हम लोग देख लेते हैं कुछ एक्सप्लेनेशन। एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज इज कूलम, रिप्रेजेंटिंग द अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लो थ्रू द कंडक्टर इन 1 सेकेंड व्हेन करंट इज 1 एम्पियर। ठीक है, 1, तो एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज क्या है, ये है कूलम। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट इज द बेसिक प्रिंसिपल बिहाइंड द ऑपरेशन ऑफ एन इलेक्ट्रिक जनरेटर। ठीक है, एक इलेक्ट्रिक जनरेटर के पीछे इसका जो बेसिक प्रिंसिपल जो है, इसके ऑपरेशन का बेसिक प्रिंसिपल क्या है, ये आपको बताना है। ठीक है, कहने का मतलब है कि एक इलेक्ट्रिक जनरेटर जो है वो किस सिद्धांत पर कार्य करता है, वो पूछा जा रहा है। ऑप्शंस है हमारे पास, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरफेरेंस, ओम्स लॉ या किरचॉफ्स लॉ। तो दोस्तों एक इलेक्ट्रिक जनरेटर जो है ये काम करता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पर। ठीक है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। ठीक है, इसका सही आंसर हो जाएगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। अब जो है हम लोग देख लेते हैं कि इलेक्ट्रिक जनरेटर्स जो होता है ये काम करता है बेस्ड ऑन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, वेयर ए चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूसेस एन इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, जो कि ईएमएफ कहलाता है, इन ए कंडक्टर। ठीक है, क्या होता है कि एक चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड जो है, जब इसमें से कंडक्टर रोटेट होता है तो क्या होता है, एक चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड होता है, और ये चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड जो है ये क्या करता है, इस कंडक्टर में ईएमएफ इंड्यूस करता है, और इसके फलस्वरूप जो है ईएमएफ इस कंडक्टर में इंड्यूस होता है, और इसी ईएमएफ के फलस्वरूप जो है इसमें से करंट फ्लो होता है। ठीक है, तो एक इलेक्ट्रिक जनरेटर का जो बेसिक प्रिंसिपल है ये क्या है, ये है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। क्वेश्चन नंबर 6 आता है, विच इलेक्ट्रिकल कॉम्पोनेंट इज यूज टू स्टोर इलेक्ट्रिक चार्ज एंड रिलीज इट इन ए कंट्रोल्ड मैनर। इसमें से जो दिया हुआ ऑप्शन है, इसमें से कहा जा रहा है कि कौन सा इलेक्ट्रिकल कॉम्पोनेंट इलेक्ट्रिक चार्ज को स्टोर करने के लिए काम आता है। ठीक है, यानी कि ये इलेक्ट्रिक कॉम्पोनेंट जो है इलेक्ट्रिक चार्ज को स्टोर करता है और इसको कंट्रोल्ड मैनर में जो है ये रिलीज करता है। ठीक है, ऑप्शंस है हमारे पास, कैपेसिटर, रेजिस्टर, इंडक्टर या डायोड। ठीक है, तो जो दिया हुआ ऑप्शंस है उसमें से कैपेसिटर जो है ये सही उत्तर है। कैपेसिटर क्या करता है, ये इलेक्ट्रिक चार्ज को स्टोर करता है। ठीक है, एक कैपेसिटर क्या करता है, इलेक्ट्रिक चार्ज को स्टोर करता है और स्लोली जो है ये क्या करता है, इस इलेक्ट्रिक चार्ज को स्लोली रिलीज करता है। ठीक है, तो इसका उत्तर हो जाएगा कैपेसिटर। दोस्तों कैपेसिटर आर यूज टू स्टोर इलेक्ट्रिक चार्ज एंड रिलीज इट इन कंट्रोल्ड मैनर, अलाउिंग देम टू बी यूज्ड इन वेरियस इलेक्ट्रॉनिक एप्लीकेशंस, और इसी कारण से जो है इसको बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक एप्लीकेशंस में यूज किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 7 आता है, व्हाट इज़ द फंडामेंटल बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ डिजिटल सर्किट्स। ठीक है, एक डिजिटल सर्किट का फंडामेंटल बिल्डिंग ब्लॉक जो है ये क्या है। ठीक है, ऑप्शंस है हमारे पास, कैपेसिटर, ट्रांजिस्टर, इंडक्टर या रेजिस्टर। दोस्तों एक डिजिटल सर्किट जो है, डिजिटल सर्किट का जो फंडामेंटल बिल्डिंग ब्लॉक जो है, हम लोग इसमें से ट्रांजिस्टर को कह सकते हैं। ट्रांजिस्टर जो है किसी भी डिजिटल सर्किट का जो बेसिक रिक्वायरमेंट है, बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक जिसे हम लोग कहेंगे, ये है ट्रांजिस्टर। तो इसीलिए इसका आंसर हो जाएगा ट्रांजिस्टर। ठीक है, ट्रांजिस्टर्स आर फंडामेंटल बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ डिजिटल सर्किट्स, दे आर यूज टू एम्पलीफाई एंड स्विच इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल्स। ये क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल्स को एम्पलीफाई करते हैं और स्विच करते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, विच इलेक्ट्रॉनिक कॉम्पोनेंट स्टोर्स इलेक्ट्रिक चार्ज एंड इज कॉमनली यूज्ड इन टाइमर सर्किट। ठीक है, कहा जा रहा है कि इनमें से कौन सा कंपोनेंट जो है वो इलेक्ट्रिक चार्ज को स्टोर करता है और टाइमर सर्किट्स में यूज होता है। ऑप्शन है हमारे पास, ट्रांजिस्टर, डायोड, कैपेसिटर या रेजिस्टर। तो दिए हुए ऑप्शंस में हम लोग जानते हैं कि कैपेसिटर जो है ये इलेक्ट्रिक चार्ज को स्टोर करता है, तो दिए हुए ऑप्शंस में ऑप्शन सी कैपेसिटर जो है ये सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 9 आता है,
व्हाट टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर मटेरियल इज यूज्ड इन पीएन जंक्शन डायोड। ठीक है, एक पीएन जंक्शन डायोड की अगर हम लोग बात करें तो कौन सा सेमीकंडक्टर मटेरियल का इस्तेमाल होता है इसमें। ऑप्शन है हमारे पास सिलिकॉन, कॉपर, एल्यूमिनियम एंड गोल्ड। तो सबसे पहले तो यहाँ हो गया कि कॉपर, एल्यूमिनियम और गोल्ड ये जो है ये सेमीकंडक्टर मटेरियल हैं ही नहीं, ये सब क्या है, कंडक्टर्स हैं। ये तीनों जो हैं ये कंडक्टर्स हैं। तो बच गया एक सिलिकॉन। तो सिलिकॉन सेमीकंडक्टर मटेरियल है और इसका इस्तेमाल होता है पीएन जंक्शन डायोड के निर्माण में। ठीक है, तो दिए हुए ऑप्शंस में ऑप्शन ए सिलिकॉन जो है ये सही उत्तर होगा। सिलिकॉन इज ए वाइडली यूज्ड सेमीकंडक्टर मटेरियल एंड इज कॉमनली यूज्ड इन पीएन जंक्शन डायोड्स। ठीक है, इसको कॉमनली पीएन जंक्शन डायोड्स में यूज किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 10 आता है कि विच इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट अलाउज करंट टू फ्लो ओनली इन वन डायरेक्शन। इनमें से कौन सा इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट है जो करंट को क्या करता है, यूनिडायरेक्शनल फ्लो होने देता है। ठीक है, ओनली वन डायरेक्शन में फ्लो होने देता है, दूसरे डायरेक्शन में अगर करंट फ्लो होना चाहे तो उसको वो रोक देता है। ठीक है, ऑप्शन है हमारे पास ट्रांजिस्टर, रेजिस्टर, कैपेसिटर एंड डायोड। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा डायोड। आपको पता होगा कि डायोड जो है ये क्या करता है, ये सेमीकंडक्टर मटेरियल से बना हुआ होता है और एक डायोड क्या करता है, करंट को ओनली वन डायरेक्शन में फ्लो होने देता है, अदर डायरेक्शन से ये करंट फ्लो होने पर ये क्या करता है, रोक देता है। ठीक है, और यही कारण है कि इसको जो है ये रेक्टिफायर सर्किट्स में यूज़ करते हैं, जहाँ पर हम लोग एसी को डीसी करंट में कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, डायोड्स आर सेमीकंडक्टर डिवाइसेस दैट अलाउज करंट टू फ्लो इन वन डायरेक्शन, जो कि फॉरवर्ड बाइस्ड है, एंड ब्लॉक इट इन अपोजिट डायरेक्शन, जो कि रिवर्स बाइस। रिवर्स बाइस में जो है एक डायोड को जो है इस तरह से सिंबल इसका होता है डायोड का, और ये क्या करता है, ओनली वन डायरेक्शन में करंट को फ्लो होने देता है। ठीक है, ये प्लस और ये अगर माइनस हो तब भी ये करंट इससे फ्लो होगा, और अगर हम लोग इसको रिवर्स, इसको फॉरवर्ड बाइस कहा जाता है। ठीक है, इसको फॉरवर्ड बाइस कहा जाता है। ये प्लस ये माइनस डायोड का। ठीक है, प्लस प्लस से जुड़ा हुआ और माइनस माइनस से, तब जो है इसको फॉरवर्ड बाइस माना जाता है। और अगर हम लोग इसी डायोड को अगर हम लोग ऐसे कनेक्ट कर दें, ठीक है, तो ये प्लस टर्मिनल है, ये माइनस टर्मिनल है बैटरी का, और ये माइनस और ये प्लस है डायोड का, जिसको कि एनोड और कैथोड कहते हैं, एनोड और कैथोड कहते हैं। तो ये रिवर्स बाइस में क्या करता है, एक डायोड जो है बहुत ही ऑलमोस्ट इन्फिनिटी रेजिस्टेंस जो है ये, मतलब कह सकते हैं कि बहुत हाई रेजिस्टेंस कर शो करता है, और इस तरह से जो है इसको करंट का फ्लो को जो है ये रोक देता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है, विच इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट अलाउज करंट टू फ्लो ओनली इन वन डायरेक्शन, तो इसका उत्तर हो जाएगा डायोड। अगला क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए मैकेनिकल वेव। ठीक है, मैकेनिकल वेव कौन सा, इनमें से कौन सा एक मैकेनिकल वेव है। ऑप्शन है हमारे पास रेडियो वेव, लाइट वेव, साउंड वेव या एक्सरे वेव। ठीक है, तो आपको पता होगा कि मैकेनिकल वेव को ट्रैवल करने के लिए एक मीडियम की आवश्यकता होती है। ठीक है, तो जो दिए हुए ऑप्शंस हैं इसमें से ऑप्शन सी जो है ये साउंड वेव एक ऐसा वेव है जिसको ट्रांसमिट होने के लिए मीडियम की आवश्यकता होती है। बाकी सभी को जो है कोई मीडियम की आवश्यकता नहीं होती है, इसीलिए यहाँ पर दिए हुए ऑप्शंस में ऑप्शन सी साउंड वेव जो है ये सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, हम लोग जानते हैं कि साउंड वेव्स आर मैकेनिकल वेव्स दैट रिक्वायर ए मीडियम सच एज एयर, वाटर और सॉलिड टू प्रोपगेट। ठीक है, साउंड वेव क्या करता है, प्रोपगेट करने के लिए क्या करता है, ये मीडियम का इसका रिक्वायरमेंट होता है, भले ही वो एयर हो या तो वाटर हो या फिर कोई अन्य मेटल हो सकता है या सॉलिड हो या कुछ भी अन्य मीडियम हो, बट उसको मीडियम चाहिए होता है। बाकी जो रेडियो वेव्स हैं या तो लाइट वेव्स हैं या जो एक्सरे वेव्स हैं, इनको मीडियम की आवश्यकता नहीं होती है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 आता है कि द टाइम टेकन फॉर वन कंप्लीट ऑसिलेशन ऑफ ए पेंडुलम इज कॉल्ड। ठीक है, एक पेंडुलम है, एक पेंडुलम को एक कंप्लीट ऑसिलेशन पूरा करने के लिए जो टाइम लगता है टी, ये क्या कहलाता है, फ्रीक्वेंसी, वेवलेंथ, एम्पलीट्यूड या पीरियड। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा पीरियड। ये टोटल टाइम जो लेता है एक पेंडुलम अपना एक कंप्लीट ऑसिलेशन पूरा करने में, तो ये कहलाता है उसका पीरियड, टाइम पीरियड। दोस्तों पीरियड इज द टाइम रिक्वायर्ड फॉर वन कंप्लीट ऑसिलेशन और कंप्लीट साइकिल ऑफ ए पीरियोडिक मोशन
सच एज ए पेंडुलम। ठीक, पीरियोडिक मोशन को एक कंप्लीट साइकिल पूरा करने में, यानी कि यहाँ से यहाँ आके फिर वापस यहाँ जाने में जो समय लगता है वो कहलाता है उसका पीरियड। क्वेश्चन नंबर 13 है, द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए पार्टिकल फ्रॉम इट्स इक्विलिब्रियम पोजिशन ड्यूरिंग एन ऑसिलेशन इज कॉल्ड। ठीक है, कहा जा रहा है कि मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट जो भी होगा एक पार्टिकल अगर ऑसिलेशन में हो और उसका जो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट होता है तो वो क्या कहलाता है। ठीक है, फ्रीक्वेंसी, वेवलेंथ, एम्पलीट्यूड या पीरियड। तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर है ये है एम्पलीट्यूड। जो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट होता है ऑसिलेशन के दौरान, ठीक है, वो कहलाता है उसका एम्पलीट्यूड। आइए देख लेते हैं एम्पलीट्यूड किसे कहते हैं। एम्पलीट्यूड रिप्रेजेंट्स द मैक्सिमम डिस्टेंस ऑफ अ पार्टिकल मूव्स फ्रॉम इट्स इक्विलिब्रियम पोजीशन ड्यूरिंग एन ऑसिलेशन। ठीक है, अपने इक्विलिब्रियम पोजीशन से, ठीक है, फॉर एग्जांपल एक पेंडुलम है, ये अपने इक्विलिब्रियम पोजीशन से जो मैक्सिमम डिस्टेंस तय करता है ये क्या कहलाता है, इसका एम्पलीट्यूड कहलाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, विच सब एटॉमिक पार्टिकल इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कैरिंग द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। इनमें से कौन सा सब एटॉमिक पार्टिकल जो है ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स को कैरी करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। ऑप्शन है हमारे पास प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन या फोटोन। दोस्तों आपको पता होगा कि इसका जो सही उत्तर है ये है फोटोन। फोटोन एक सब एटॉमिक पार्टिकल है और ये रिस्पॉन्सिबल होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स को कैरी करने के लिए। ठीक है, तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ये होगा फोटॉन्स। फोटॉन्स आर एलिमेंट्री पार्टिकल्स ऑफ लाइट एंड कैरी द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। ठीक है, ये क्या करता है, ये एक एलिमेंट्री पार्टिकल है लाइट का और क्या करता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स को कैरी करता है, मेडिएटिंग इंटरेक्शंस बिटवीन चार्ज पार्टिकल्स। क्वेश्चन नंबर 15 है, हु प्रपोज द थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। ठीक है, रिलेटिविटी की जो थ्योरी है ये किन्होंने दी है, आइजैक न्यूटन, ठीक है, और एल्बर्ट आइंस्टीन, मैक्स प्लैंक या नील्स बोर। ठीक है, ये चार ऑप्शंस दिए हुए हैं। इसका जो सही उत्तर है दोस्तों ये है एल्बर्ट आइंस्टीन। रिलेटिविटी की जो थ्योरी दी गई है ये एल्बर्ट आइंस्टीन द्वारा दी गई है। एल्बर्ट आइंस्टीन हैज प्रपोज्ड द थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी विच इंक्लूड्स बोथ स्पेशल एंड जनरल थ्योरीज ऑफ रिलेटिविटी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16 आता है, द फेनोमेनन ऑफ बेंडिंग ऑफ लाइट एज इट पासेस थ्रू ए मीडियम विद अ डिफरेंट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज कॉल्ड। ठीक है, कहा जा रहा है कि एक लाइट का जो रे है जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में प्रवेश करता है और ये जो बेंड हो जाता है, इसका जो पाथ है ये बेंड हो जाता है। ठीक है, और अगर इन दोनों का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है ये डिफरेंट हो और इस तरह से जब ये लाइट रे इसमें से वन मीडियम टू अनदर मीडियम जाता है और ये बेंड हो जाता है, तो ये जो फेनोमेनन है ये क्या कहलाता है। ठीक है, ऑप्शन है हमारे पास रिफ्लेक्शन, डिफ्रैक्शन, डिस्पर्सन या रिफ्रैक्शन। तो ये कहलाता है दोस्तों रिफ्रैक्शन। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ये होगा रिफ्रैक्शन। ठीक है, तो रिफ्रैक्शन इज द बेंडिंग ऑफ लाइट एज इट पासेस थ्रू ए मीडियम विद अ डिफरेंट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रिफ्रैक्शन क्या है, बेंडिंग ऑफ लाइट है जब ये एक मीडियम से दूसरे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाले मीडियम में प्रवेश करता है। तो क्वेश्चन नंबर 17 है, विच इक्वेशन रिप्रेजेंट्स द रिलेशनशिप बिटवीन एनर्जी एंड मास अकॉर्डिंग टू आइंस्टीन्स थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। तो आइंस्टीन्स थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के अनुसार इनमें से कौन सा इक्वेशन जो है ये एनर्जी और मास के रिलेशनशिप को दर्शाता है। ठीक है, एनर्जी और मास के रिलेशनशिप को दिखाता है। ऑप्शन है हमारे पास E इज इक्वल टू mc², F इज इक्वल टू ma, E इज इक्वल टू mv² या F इज इक्वल टू g m1m2/r², जो कि ग्रेविटेशनल फोर्स का इक्वेशन है। तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर है ये है E इज इक्वल टू m×c²। ठीक है, E इज इक्वल टू mc², ये थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, आइंस्टीन्स थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के अनुसार से एनर्जी और मास के रिलेशनशिप को दर्शाता है। क्वेश्चन नंबर 18 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मेजर टू एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल इन ए सब्सटेंस। ठीक है, एक सब्सटेंस के पार्टिकल्स का एवरेज काइनेटिक एनर्जी के लिए
इनमें से क्या मेजर है, ठीक है, किससे हम लोग पता कर सकते हैं कि किसी भी पार्टिकल का जो एवरेज काइनेटिक एनर्जी है ये कितना है, ठीक है। तो ऑप्शन है हमारे पास हीट, टेम्परेचर, थर्मल कंडक्टिविटी या स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, ठीक है। तो इसका जो सही उत्तर है ये है टेम्परेचर, ठीक है। टेम्परेचर से जो है, टेम्परेचर इज़ द मेजर ऑफ एवरेज काइनेटिक एनर्जी। टेम्परेचर जो है एवरेज काइनेटिक एनर्जी का मेजर है किसी भी पार्टिकल के लिए। कोई किसी एक सब्सटेंस में जो भी पार्टिकल्स है उसमें कितना काइनेटिक एनर्जी है, इसका मेजर क्या है, तो टेम्परेचर है। एज टेम्परेचर इंक्रीजेज द पार्टिकल्स हैव हाइयर काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज करता है किसी भी सब्सटेंस में, तो उसके जो पार्टिकल्स होते हैं उसका काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, ये बूस्ट करता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19 है कि द लोवेस्ट पॉसिबल टेम्परेचर एट विच ऑल मॉलिक्यूलर मोशंस थेरेटिकली स्टॉप्स इज नॉन एज, ठीक है। कहा जा रहा है कि वो लोवेस्ट टेम्परेचर, आपको वो लोवेस्ट टेम्परेचर के हम लोग क्या कहते हैं, उस लोवेस्ट टेम्परेचर को जहाँ पर थियोरेटिकली, ध्यान दीजिएगा यहाँ पर जो है थियोरेटिकली बोला जा रहा है, थियोरेटिकली सभी मॉलिक्यूलर मोशंस जो है ये रुक जाते हैं, जितने भी मॉलिक्यूलर मोशंस हैं ये सभी रुक जाते हैं। तो उस लोवेस्ट पॉसिबल टेम्परेचर को क्या कहा जाता है, ठीक है। ऑप्शन है हमारे पास एब्सोल्यूट जीरो, बॉइलिंग पॉइंट, फ्रीजिंग पॉइंट या मेल्टिंग पॉइंट। तो इसका जो सही उत्तर है यह है एब्सोल्यूट जीरो। एब्सोल्यूट जीरो का मतलब क्या है, एब्सोल्यूट जीरो इज द थियोरेटिकल टेम्परेचर, ये एक थियोरेटिकल टेम्परेचर एट विच द पार्टिकल्स ऑफ ए सब्सटेंस है मिनिमम पॉसिबल काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। किसी भी सब्सटेंस के जितने भी पार्टिकल्स हैं इसके पास मिनिमम काइनेटिक एनर्जी होता है इस टेम्परेचर पर, एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर पर। और ऐसा कहा जाता है कि एंड ऑल मॉलिक्यूलर मोशन सीजेस, ठीक है। और इसके जितने भी मॉलिक्यूलर मोशंस हैं ये सब सीज कर जाते हैं इस टेम्परेचर पर। बढ़ते हैं आज के लास्ट क्वेश्चन की ओर, जो कि है क्वेश्चन नंबर 20, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20 में कहा जा रहा है कि द प्रोसेस ऑफ हीट ट्रांसफर थ्रू डायरेक्ट कॉन्टैक्ट बिटवीन पार्टिकल्स ऑफ ए सब्सटेंस इज कॉल्ड, ठीक है। प्रोसेस ऑफ हीट ट्रांसफर थ्रू डायरेक्ट कॉन्टैक्ट, डायरेक्ट कॉन्टैक्ट की बात हो रही है, ठीक है। तो डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में क्या होता है कि किसी भी सब्सटेंस के पार्टिकल्स से होते हुए जो है ये हीट ट्रांसफ़र हो रहा है, ठीक है। क्वेश्चन में यही है कि हीट जो है ये इस सब्सटेंस से हो के पार्टिकल से होकर जो है ये ट्रांसफ़र हो रहा है। तो ये क्या कहलाता है, कंडक्शन, कन्वेक्शन, रेडिएशन या ट्रांसफॉर्मेशन। तो इसका जो सही उत्तर है ये है कंडक्शन, ठीक है। जब डायरेक्ट कांटेक्ट की बात आती है तो हम लोग जानते हैं कि डायरेक्ट कांटेक्ट जो है ये कंडक्शन में होता है, और कंडक्शन में पार्टिकल्स के थ्रू होते हुए, किसी भी सब्सटेंस के पार्टिकल से होते हुए ये हीट ट्रांसफ़र कर जाता है, ठीक है। तो कंडक्शन इज द ट्रांसफर ऑफ हीट थ्रू मटेरियल बाय डायरेक्ट कांटेक्ट बिटवीन द पार्टिकल्स, ठीक है। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है इसका उत्तर हो जाएगा कंडक्शन, ए ऑप्शन। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो। जेएसएससी लैब असिस्टेंट के लगभग सारे टॉपिक्स को हमने कवर किया है दोस्तों। कुछ अन्य सेट्स भी तैयार किए गए हैं, तो इनसे जुड़े हुए वीडियोज़ जो है वो जल्दी पब्लिश किए जाएंगे। बने रहें हमारे साथ, धन्यवाद।